वहां से आगे बढ़े बच्चा। अब आ रहे हैं बेटा फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है बच्चा, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है बच्चा, दो वायर हो तो आपस में भी फोर्स लगा सकते हैं बेटा ना। जैसे हमने कहा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से हो बेटा, है ना, और अब जब वहां पे कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस करते हो बेटा, तो उस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है बच्चा, है ना। तब सोचो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर को रखा तो उस पर फोर्स लगा, है ना बेटा। अब बात है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जिसने हमने वायर को रखा है, हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसी और वायर की वजह से हो, है ना बेटा। तो हमने कहा पहला वायर यूज किया मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है बच्चा, पहला वायर यूज किया मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा वायर यूज किया मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना बेटा। तो चल मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा और लिख रहा हूं पैरेलल वायर्स। अब बात कर रहा हूं मैं पैरेलल वायर्स की। इमेजिन करो दो वायर, एक वायर ये इंफिनिटी, दूसरा वायर ये भी हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों हमारा वायर इनफाइनाइट है, दोनों वायर इनफाइनाइट है, या चलो सिर्फ एक कोई बोले इनफाइनाइट, इसको छोड़ दो। ये फाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर, और ये बेटा इनफाइनाइट वायर। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। ठीक है बच्चा, चूंकि अगर ये वायर है बेटा पैरेलल, तो पैरेलल वायर की दूरी हमारी जो है बेटा वो R है ना। तो अब देखो इस वाले वायर की वजह से इस वाले वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा बेटा। इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दिया मैंने, B1। B1 क्या है, B1 है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन क्या कहो नियर वायर 2। ठीक है बेटा, जो पहला वायर था ये कैसा था, ये था इनफाइनाइट वायर, है ना, और ये था बेटा फाइनाइट वायर। तो B1 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। अब सोचो जो दूसरा हमारा वायर है बेटा, ये दूसरे वायर की बात करें, और इस दूसरे वायर पे अगर हम एक ऐसा एलिमेंट लें जिस एलिमेंट की लंबाई है dl, इस एलिमेंट की लंबाई dl, करंट ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो फोर्स dl ये हुआ dl, b अंदर की तरफ, तो ये हो गया बेटा फोर्स इधर की तरफ, है ना। तो इस वाले पे ऐसे लगेगा बेटा फोर्स क्या, df। तो क्या लिख देंगे हम लोग, df इज इक्वल टू I2, इसका करंट I2 इंटू B1 इंटू DL इंटू साइन 90। देख लो DL में और B में एंगल हमारा 90 है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया हमारा DF इज इक्वल टू I2, B1 हो गया म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R इंटू ये DL साइन 91। DL को नीचे ले आओ तो DF बाई DL इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। ठीक है बेटा, ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। क्या निकल गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमारा आया अभी, है ना बेटा, वो क्या आया है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। अभी देखो ये जो फोर्स है बेटा वो कैसा फोर्स है, पास जाने का ना, पास जाने का ना है बेटा। तो क्या कहेंगे, पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट, है ना बेटा, एंड
एंटी पैरेलल वायर्स, एंटी पैरेलल वायर्स, है ना बेटा, रिपेल। समझ गया? अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो रिपल्सन होगा, दोनों में सेम हुआ तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। ये बात सबको समझ में आई बच्चा? वायर सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, करंट अगर सेम था बेटा तो ये डीएल हो गया, बी अंदर की तरफ हो गया तो ये बन गया फोर्स। तो वायर सेम डायरेक्शन है बेटा तो अट्रैक्शन फोर्स, तो पैरेलल वायर अट्रैक्ट्स। और अगर हमारा इस करंट को नीचे कर दो, ऐसे करंट फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐसे हो जाएगा फोर्स। नोट कर ले बच्चा। बोलो भाई जॉनी। कुछ बोलना है? नहीं बोलना। सीएम यादव, सुमित सिंह, पहले का रेज एंड रह गया था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, सबको हटा दे रहा हूं मैं। तो सब लोग लोग हंडी कर लो, जब बोलेंगे तब ऑन करना। रोशन बोलो क्या बोलना है बेटा? रोशन सर ये फर्स्ट बोर्ड है। बोलो बोलो। बोले सर ये फर्स्ट बोर्ड है। हाँ बच्चा, पहले टी शर्ट हुआ का क्लास। ओके। म्यूट कर लो। रेजोनाइट। सर सुमित की तरफ से आ रही है सर डिस्टर्बेंस। क्या सुमित से आवाज आ रही है? सही है सर। मेरी तरफ से कोई बेटा आवाज नहीं। म्यूट कर ले अपने आप को, बेटा म्यूट कर ले। मेरे साइड से क्लियर है, मेरे साइड से आवाज नहीं आ रही। चलो देखो बच्चा, फिर ये हमारा हो गया पैरेलल वायर के बीच का, एंटी पैरेलल वायर के बीच का फोर्स। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि वायर्स अगर पैरेलल नहीं है, चल देखते हैं बच्चा। अब हम बात करते हैं जनरल ओरिएंटेशन। अब लिख रहा हूं बेटा मैं जनरल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारा जनरल हो, मतलब ये हमारा इनफाइनाइट वायर, अभी भी इसमें करंट I1, ठीक है बच्चा। लेकिन दूसरा वायर जो है वो ऐसे तिरछा है, चलो मान लेते हैं ये हमारा करंट I2। ये फाइनाइट वायर है बेटा, है ना। तो देख तो x और dx, हमेशा इस बात को ध्यान रखना बच्चा कि मैथमेटिक्स में x ऐसे माना जाता है बेटा, तो इसके बाद छोटा सा माना जाता है dx। मतलब हर बार x और dx हमेशा होते हैं क्या? कोलिनियर। x और dx हमेशा होते हैं बेटा क्या? कोलिनियर, सेम लाइन पे होते हैं। तो अगर ये x और dx बेटा सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से r लेकर के, है ना बेटा, क्या इस लंबाई को dr बोल सकता हूं? सोचो, अगर ये मालूम है r बच्चा, तो क्या मैं इसको dr बोल सकता हूं? The answer is no. Why? Because this r and this dr are not on same line. They are not like x and dx in the given diagram.
राइट ना बच्चा? सो इसको तुम बेटा आर पे डीआर नहीं बोल सकता, है ना? क्या बोल सकते हो? इसको आर मान लिया तो इसको डीएल मान लेंगे, है ना बेटा? फिर से वैसे ही इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1, तो फिर कहेंगे B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर, है ना बेटा? और इस छोटे से एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स बोलना चाहूं तो फिर बोलेगा DF इज इक्वल टू I2 इंटू DL इंटू B1, है ना बेटा? तो यहां भी क्या हो जाएगा? DF बाई DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। समझा बेटा? अब देख पहले वाले में और इस वाले में क्या अंतर है? तो कहेंगे ये जो था बेटा हमारा वो पूरा वायर जब स्ट्रेट था बेटा तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर थी। इसका मतलब ये क्या था बेटा? फोर्स यूनिफॉर्म था। मतलब अगर पूछा जाए 1 मीटर वायर पे इतना फोर्स है तो 5 मीटर वायर पे कितना? तो इंटू 5। 10 मीटर पे कितना? तो इंटू 10। 20 मीटर पे कितना? तो इंटू 20, है ना बच्चा? लेकिन इस वाले में देख बच्चा, ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये आर अलग है बच्चा, तो इसको तुम डायरेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना बच्चा? ये क्या होगा? ये होगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म। इस बात का अंतर हुआ, है ना? इसमें हम डायरेक्टली लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चा, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना? तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे उठता है क्वेश्चन। तो देख कैसे करेंगे। इसमें हम कहेंगे बेटा कि इमेजिन कर लो कि यहां से ये जो हमारी दूरी दी है बेटा, ये दिया है स्मॉल ए, ये दूरी दिया है मेरा स्मॉल ए, और ये दूरी दिया है मेरा एंगल थीटा, ये एंगल हमारा है थीटा, है ना? तो हम क्या करेंगे? देखो ये डीएल जो लिया ना बेटा, अब मैं कहूंगा यहां से इस लेंथ को एल मान लो, ठीक है? तो यहां से इसको अगर हम एल मान लें तो बोल बच्चा ये डीआर को, इस आर को ऐसे बोल सकते हो ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस, आर इक्वल टू ए प्लस दिस लेंथ। क्या है लेंथ? ये हो जाएगा बेटा एल कॉस थीटा, बोलो, है ना? तो अब क्या बन जाएगा तुम्हारा? अब बन जाएगा DF बाई DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई A प्लस एल कॉस थीटा, है ना बेटा? अब यहाँ DL को ले जाओ और इंटीग्रेट कर लो। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। इरेज कर रहा हूं बच्चा। चलो देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक इनफाइनाइट वायर ऐसा है हॉरिजॉन्टली, इसमें हमारा करंट है बेटा, चलो इसमें करंट देता हूं मैं तुमको 4 एम्पियर, इसमें करंट है बेटा 4 एम्पियर, है ना? ये मान लिया AB,
तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है बेटा ए बी इज एन इनफाइनाइट, ए बी इज एन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर। ठीक है बेटा, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, हॉरिजॉन्टल है और फिक्स्ड वायर है। ठीक है, अब तुम आईक्यू ला के बताओ अपना, कि बताओ बेटा इस बार हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है या नहीं करनी है। जो लोग अनम्यूट हो बताओ मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी सर। ये सवाल में हॉरिजॉन्टल लिखा है ना बेटा, यस सर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू अर्थ सरफेस। यस सर। तो अगर ये अर्थ सरफेस की बात हो गई कि अर्थ सरफेस के पैरेलल है, इसका मतलब अर्थ सरफेस के पास है, यस सर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी ही पड़ेगी मुझे, है ना। लेकिन इसके बारे में क्या है, फिक्स्ड। हेलो सर। बोल बच्चा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। सर कुछ नहीं, मैं एक्चुअली माइक चेक कर रहा था, काफी देर से ट्राई कर रहा, आवाज ही नहीं कर रहा। ओके सर। ओके ओके, तो देख बच्चा, हॉरिजॉन्टल है और ये फिक्स्ड है, तो चूंकि इसके लिए एफबीडी बना के फायदा नहीं है, क्योंकि वायर फिक्स्ड है, मूव ही नहीं कर रहा, है ना। अब देखो, अब कहा मैंने बेटा कि एक और वायर रखा है ऐसे, एक और वायर रखा है ऐसे, ये है सी और ये डी। ठीक है, अब कहता है सी डी जो हमारा है बेटा, ये फाइनाइट वायर है, ये एक फाइनाइट वायर है जिसकी लंबाई हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है बेटा 40 सेंटीमीटर, है ना। और इसमें करंट भी जा रहा है, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट 2 एम्पियर। इसमें करंट हमारा है बेटा 2 एम्पियर। ठीक है, एंड इट हैंग्स फ्रीली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की मदद से, है ना बेटा, ये लटका हुआ है हॉरिजॉन्टली, है ना, मतलब और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। ठीक है, तो सवाल करता है बेटा फर्स्ट पार्ट में, फाइंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ सीडी। ठीक है बेटा, सीडी वायर जो कि यहां से 20 सेंटीमीटर नीचे है बच्चा, इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या है ना। बी पार्ट पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सीडी में डायरेक्शन करंट कैसा है, सी से डी है या डी से सी है, इन सीडी। ठीक है, तीसरा हमारा सवाल इसमें है, हाउ इज द इक्विलिब्रियम, हाउ इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, चलो करो। नोट कर लो बच्चा। निकालो बच्चों।
आंसर्स भेज सकते हो। नरेश का आंसर आया, सौरभ का आया, SH, साक्षी, कुश अंचलिया, जुपिटर, यश पांडे, जुपिटर। असद को डिस्टर्बेंस आ रहा है साउंड में। यश का भी आंसर आया, अखिलेश का भी आंसर आया, अमितेश। हाँ बच्चों डाल दूंगा। स्वर्णिमा, जुपिटर, जुपिटर, आयुष मिश्रा, हाँ वीडियो पॉज है, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो। अनस्टेबल, अमर्थ, मनीष कुमार, जुपिटर, MS वीरा। चलो बच्चे मैं करता हूं, देखो अब देखो बच्चा, अब मैं कर रहा हूं सवाल को। तो देख बेटा, अगर ये वायर हमारा इक्विलिब्रियम में है बेटा, अगर ये वायर हमारा इक्विलिब्रियम में है ना, इसका मतलब इस वायर पे फोर्स कैसे काम करना चाहिए। तो देख बेटा, हम कंफर्म है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल नीचे और मैग्नेटिक ऊपर। इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू mg। मैग्नेटिक फोर्स क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, बोलेंगे म्यू नॉट I1I2 बाई 2 पाई r। ये तो हो गया बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। 1 मीटर वायर का इतना फोर्स, तो इस वायर की लंबाई l है बेटा, तो इंटू l शुड बी इक्वल टू m इंटू g, है ना बेटा। तो भाई लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, m बाई l, है ना बेटा। तो m बाई l करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई rg। ठीक है बच्चा, कितना हो गया देखो, ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 हमारा बेटा 4 एम्पियर, I2 हमारा बेटा 2 एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई rg। तो ये हो गया 2 पाई rg। r हमारा कितना बेटा, तो 20 सेंटीमीटर, 0.2 इंटू 10। तो देख बेटा 0.2 और 10 कैंसिल, है ना, 2 पाई से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो हो गया बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -7 ग्राम पर मीटर। ठीक है बच्चा, ठीक है, इतना किलोग्राम, सॉरी इतना किलोग्राम पर मीटर। ये आ गया बेटा हमारा क्या, ये आ गया हमारा क्या बेटा, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है बच्चा, अब आओ सेकंड में। सेकंड में कहता है बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या चाहिए। तो देख बेटा अट्रैक्शन चाहिए ना, अट्रैक्शन चाहिए ना बेटा, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम होना चाहिए। इसका मतलब C से D। C कहता है बेटा कि बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बताना बेटा। अभी तो ये दोनों फोर्स बराबर है ना, mg का हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है बेटा, है ना। अब सोचो इस वायर को अगर हम थोड़ा पास ले जाएं, अगर थोड़ा सा पास ले जाएं तो क्या होगा बोलो, पास ले जाओगे दूरी घटेगी, दूरी घटेगी बेटा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो दूरी घटेगी तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फोर्स ऊपर खींच लेगा, बोल बेटा, राइट ना। और सोचो अगर मैं थोड़ा यहां से नीचे कर दूं, थोड़ा यहां से बेटा नीचे कर दूं, है ना, तो कहोगे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू घट जाएगी और ग्रेविटेशनल खींच लेगा नीचे। इसका मतलब बेटा वापस नहीं जा पाएगा, वापस नहीं जा पाएगा।
इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो सी का आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ गए? लिख लो इसको। नोट कर लो बच्चा। तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बेटा, ऐसे एक वायर है, इस वायर में हमारा करंट कैपिटल आई और ये वायर है इनफाइनाइट। ठीक बच्चा, और एक दूसरा वायर रखा है ऐसा, यहां से 10 से आर की दूरी पे, स्मॉल ए की दूरी पे है ना बेटा, स्मॉल ए की दूरी पर है ये, है ना। और यहां से एक वायर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हमारा वायर है, इस वायर की लंबाई है बी हमारा है इस वायर की लंबाई। ठीक है बेटा, इसमें करंट हमारा है स्मॉल आई, यहां से यहां पे। ठीक है बेटा, तो सवाल ये है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ऑन द वायर ऑफ लेंथ बी। बनाओ, बी वायर लंबाई का जो वायर है उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? करो, ट्राई करो। दोनों पर पेंडिकुलर वायर्स हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं करेंगे बेटा, चार्ज थोड़ी है इसमें, चार्ज नहीं है ना बच्चा। हाँ, तो करंट तो क्या, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ना बेटा, ऐसे फ्लो करता है कि हर एटम अपने आप में न्यूट्रल ही होता है बच्चा। फोर्स लगेगा बेटा, निकालो कितना होगा। एकाग्र बोल रहा है करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो करो। इस सेकेंड बोर्ड है बच्चा आज का, इंटीग्रेशन से होगा तो करो बच्चा इंटीग्रेशन से। कनीज का आया आंसर। क्यों पूछा डायरेक्शन मैंने कैसे पता किया था पिछली बार में अट्रैक्शन फोर्स था। अट्रैक्शन फोर्स मतलब पैरेलल वायर्स। मितेश का आंसर आया, सूर्य का आंसर आया, सूयस का। बहुत लोग का आंसर आ चुका, गुड। चलो बेटा मैं देखता हूं, मैच करना आंसर। तो देख बेटा, इस वाले का और इस वायर में जो बीच की दूरी है बेटा, जो बीच की दूरी है वो कैसी है? वेरिएबल है ना। यहाँ डिस्टेंस हमारा ए बेटा, और यहां से आगे डिस्टेंस हमारा बी है ना। तो ए और बी हमारा जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया डिस्टेंस बेटा ना, है ना। हर पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से अलग अलग
तो बेटा डिफरेंट ओरिएंटेशन वाला केस बताया थे ना, क्या करना पड़ेगा इसमें, यहां से x की दूरी पे, यहाँ बेटा x की दूरी पे एक dx का एलिमेंट लो, है ना बच्चा, x की दूरी पे dx का एलिमेंट लो, ठीक बच्चा। इस x की दूरी पे जो तुम dx का एलिमेंट लोगे बच्चा, इस एलिमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो इस एलिमेंट की जब बात हो रही है बेटा, तो इसके पास इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2πx, है ना बेटा। इस वाले पे अगर हम फोर्स की बात करें dF, तो कितना हो जाएगा, करंट स्मॉल I इंटू dx इंटू बी, किस डायरेक्शन में होगा बेटा, देख दो डायरेक्शन कैसा होगा, तो कहेंगे ये करंट, ये फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर हो जाएगा बेटा, इस पे ऐसे लग जाएगा फोर्स dF, है ना। तो म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I बाई 2π इंटू dx बाई x, तो बेटा F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I बाई 2π इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a। कहां से कहा, a से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, पूरी लंबाई a प्लस बी, तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल I बाई 2π ln a प्लस बी बाई ए, ये हमारा होगा बेटा आंसर, ठीक है, लिख लो। नोट कर ले बच्चा। आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं, क्यों अनम्यूट करना है भाई, नरेश। नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, किसने लिखा है, ओ चलो कोई बात नहीं, रीनेम कर लिया होगा सर किसी ने। हाँ हो गया बच्चा, इरेज करूं, चलो अब आया जाए बेटा परमानेंट मैग्नेट्स। देख बच्चा, हमने जब ये टॉपिक ईएमएफ स्टार्ट किया था, है ना बेटा, वो ईएमएफ स्टार्ट करते समय कहा था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज हम अगर पा सकते हैं तो कहां से पा सकते हैं, चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मूव कर रहा हो, या कोई करंट कैरिंग वायर हो बच्चा, या कोई परमानेंट मैग्नेट्स हो, है ना। हमारे जीवन में मैग्नेटिक फोर्सेस के, मैग्नेटिक फील्ड के ये मेनली तीन सोर्स हैं, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड करंट कैरिंग वायर, है ना बेटा। जो सिस्टम जैसा फील्ड बनाएगा वैसा फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, जैसा फील्ड बनाएगा वैसा ही फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है बच्चा। जो जैसा फील्ड बनाएगा वैसा फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये हुआ मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव कर रहा होगा तो फोर्स लगेगा, है ना। किसी वायर में अगर करंट है ना, तो उस करंट की वजह से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है बेटा, है ना, इसका मतलब अगर वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो फोर्स लगेगा, है ना बच्चा। परमानेंट मैग्नेट अगर फील्ड बनाता है तो दूसरे के फील्ड से भी फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चा। तो फील्ड एंड फोर्स, यही हमारे चैप्टर के दो मेन बातें थी। तो चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग वायर, इनकी बातें हो गई। अब हम इंटर कर रहे हैं बेटा परमानेंट मैग्नेट्स में। तो देख बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इमेजिन कर बच्चा, ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट, इस परमानेंट मैग्नेट का
ये शेप मैंने माना, इसको कह सकते हो तुम कि ये बार मैग्नेट है ना बेटा। इस बार मैग्नेट के जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया गया, कैसे करते हैं स्टडी, तुम किया होगा 7वीं 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, तुमने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। क्या किया होगा एक्सपेरिमेंट, एक लकड़ी का बोर्ड रखा होगा बेटा, उस पे एक मैग्नेट रख दिया होगा, है ना, और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स गिराते हैं बेटा, और बोर्ड को ऐसे से हिट करते हैं, है ना बेटा। तो सारे जो आयरन फिलिंग्स होते हैं बेटा, आयरन डस्ट होते हैं, है ना, ये एक खास लाइन में हो जाते हैं अरेंज, है ना बच्चा। उस खास लाइन में जो अरेंज होते हैं उसी को देख करके हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा। तो मान लो इस मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला। देख बच्चा, हमें मिला ऐसा, हमें मिला ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये स्ट्रक्चर, क्योंकि जब आयरन फीलिंग लोगे बेटा तो आयरन फीलिंग तो सिर्फ बाहर का दिखाएगा, अंदर का दिखा सकता नहीं बेटा। वो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेटा हमारा। ठीक है बेटा। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मान लो कि कुछ ऐसा हमको मिला बेटा स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन हम सब लोग जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे आया है बेटा तो जरूर ये अंदर ही अंदर ऐसे जाता होगा। बोल बच्चा, यहां से जरूर ये अंदर ही अंदर में यूं जाता है बेटा, बोलो। ठीक है, ऐसे आकर के ये ऐसे आता होगा, है ना बेटा। ऐसे आकर के यूं मिल जाएगा, इससे यहां से आकर के ऐसे मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे गौर करो, क्या दिख रहा है, अंदर सारी की सारी लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल, और किसी खास दूरी से किसी खास पॉइंट के आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैलना शुरू हो गई, है ना बेटा। और यहाँ किसी खास पॉइंट के आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आनी शुरू हो गई, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, लगभग यूनिफॉर्म, है ना बेटा। फिर से बोलता हूं, आयरन डस्ट की मदद से हम लोगों ने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा होनी चाहिए क्लोज लूप, तो बना दिया हमने क्लोज लूप, अंदर जोड़ दिया, है ना। तो मुझे महसूस हुआ कि अंदर वाला पॉइंट में यहां से एग्जैक्टली फील्ड लाइन नॉर्मली नहीं आ रही बच्चा, यहां पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, यहां से भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। कैसी है, हल्का सा डाइवर्जिंग, है ना, यहां हल्का सा डाइवर्जिंग, ये हल्का सा कन्वर्जिंग। तो जिस जगह की आके ये लाइंस हो गई पैरेलल, वहां एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, और जहां से निकल के फील्ड लाइन क्या हो गई, डाइवर्जिंग, वहां एक एरिया मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमने सोचा कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है। फिर कहोगे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं, है ना। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं बच्चा, है ना। लेकिन बताओ नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत बड़ा है बेटा। जब नंबर ऑफ एटम्स बहुत बड़ा है ना बेटा, तो फिर उस केस में, है ना बच्चा, उस केस में हम एक एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड को निकाल करके ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट काम हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के आधार पे, है ना, चीजों को आसान करने के लिए हमने क्या किया, कहा इसके मैग्नेटिक फील्ड को देखो और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डाइपोल होता है बेटा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो। तो देख बेटा,
इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डाइपोल होता है ये कैसे बनाते हो? ऐसे कहते हो पॉजिटिव चार्ज, यूं कहते हो बेटा नेगेटिव चार्ज, है ना? तो ये प्लस और माइनस चार्ज का जो फील्ड लाइन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कैसे बनता है? चलो, यहां मैंने बोल दिया नेगेटिव और ये बोल दिया मैंने पॉजिटिव, है ना बच्चा? तो बाहर है फील्ड लाइन, सॉरी यही पॉजिटिव कर लो, यहां नेगेटिव कर लो, तो कहोगे पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन, है ना बच्चा? ऐसा ऐसा बनाते हो बेटा फील्ड लाइंस, ऐसा ऐसा बनाते हो फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चा, ये बनता है हमारा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। अब सोचना है बेटा, ये जो हमारा फील्ड लाइन है, ये जो हमारा फील्ड लाइन है, इसी के जैसा है कुछ कुछ, बहुत हद तक इसी के जैसा बन रहा है बेटा, है ना? बहुत हद तक बाहर वाले एरिया में इसी के जैसा बन रहा है ना? भाई अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो कोई काम नहीं आता। जब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं आया तो इसके अंदर का पोर्शन और इसके बीच वाले एरिया का पोर्शन को मत कंपेयर करो, सिर्फ बाहर वाले कंपेयर करो, इधर वाला कंपेयर करो, इधर वाला कंपेयर करो, है ना बेटा? तो फील्ड लाइन हमें काफी हद तक एक जैसा दिखता है ना बेटा? तो हम लोगों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला, ये कहा कि इस मैग्नेट को भी इस डाइपोल के जैसा मान लो, है ना? इस मैग्नेट को इस डाइपोल के जैसा मान लो, मतलब यहां मान लो पॉजिटिव चार्ज जैसा और यहां मान लो नेगेटिव चार्ज जैसा, है ना बेटा? तो बार मैग्नेट को क्या माना गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा। ठीक है बच्चा, क्या कहेंगे हम लोग? सबसे पहला पॉइंट, फॉर sake of मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, है ना बेटा? चीजों को आसानी से समझने के लिए, है ना बेटा? नॉर्थ पोल कैपिटल N, नॉर्थ पोल कैपिटल N एंड साउथ पोल कैपिटल S इज एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम कर लिया गया, है ना? लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना बेटा? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मानते थे वैसा ही मान लिया हम लोगों ने नॉर्थ पोल और मान लिया साउथ पोल। लेकिन दिमाग में ये बात को रख बच्चा कि ऐसी कोई चीज वाकई में होती नहीं है, हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा मान लिया। ठीक है बच्चा? अब देखो दूसरा पॉइंट, तो चलो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ में आ गई बात, है ना बेटा? लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा यहाँ एक और चीज है कि ये चार्ज 2 कूलम है या 5 कूलम है, चार्ज की ताकत, है ना बच्चा? तो जिस तरह से तुम 2 कूलम 4 कूलम 8 कूलम चार्ज यहाँ बोलते थे, है ना? उसी तरह से इसमें भी एक टर्म मान लिया गया। क्या मान लिया गया? पोल स्ट्रेंथ प्लस माइनस एम, पोल स्ट्रेंथ प्लस माइनस एम, मैग्नेटिक चार्ज जैसा, है ना बेटा? इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना बेटा? लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, है ना बेटा? मैग्नेटिक चार्ज मान लिया गया, हालांकि मैग्नेट में कोई चार्ज नहीं होता बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम लोगों ने इसको मान लिया प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा।
नहीं बच्चा, आज कंप्लीट नहीं होगा ये चैप्टर। फिजिकल के बाद क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बना दिया गया, और इसका एसआई यूनिट है क्या बेटा? एम्पियर मीटर। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा गड़बड़ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहां पे है। फिजिकल क्वांटिटी, हाँ आज डिस्कशन नहीं कर पाएंगे बच्चे, हम डिस्कशन में कहीं नहीं पाऊंगा। चैट अच्छे से पढ़ने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास आज। मैं इंतजाम करता हूं, कैसे करूंगा कल से। चल बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। देख बेटा, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल है बच्चा, है ना, वही हमारा ये क्या है बेटा? ये भी हमारा डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है ना बच्चा? क्या लिखोगे इस डाइपोल में? इस डाइपोल में सिर्फ दो पॉइंट है बच्चा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है ना? तो ये दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है बेटा, वो होती है ना इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना बेटा? लेकिन यहां देख बच्चा, एक लंबाई, इस मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लंबाई है बेटा एल, है ना? और एक देखो दोनों पोल की बीच की दूरी है बेटा, ये भी हमारा एक लंबाई है ना? ये हमारा है एल एम और ये है एल जी, ठीक है? तो क्या कहोगे? एल जी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना बेटा? जितनी लंबाई उसको दिख रही है तुमको फिजिकली, जिसको कि तुम स्केल से नाप सकते हो, ठीक है बेटा? एल एम ये क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। ये हमारा है बेटा मैग्नेटिक लेंथ है, समझा? ठीक है? हर बार मैग्नेट में जिसकी मोटाई यूनिफॉर्म हो, है ना बेटा, हर बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लेंथ होता है बच्चा, जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 84% होता है ना? इज इक्वल टू 84% ऑफ एल जी। समझा? मतलब क्या हुआ? अगर मान लिया जाए इस लंबाई हमारी है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना? 84%, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी क्या हो गई? तो कहेंगे 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। समझा बेटा? और ये 84 सेंटीमीटर दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, है ना बेटा? 84% और कैसा बेटा? सिमेट्रिकल। और कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। समझे बच्चे? ठीक है? मतलब 8 सेंटीमीटर यहां, 8 सेंटीमीटर यहां, और बीच में 84 सेंटीमीटर, तब होगा बेटा वो 100 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो बेटा, जिस तरह से चार्जेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था बेटा, वैसे यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चा? क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक वाला तुम P से लिखते थे, ये लिख रहा हूं बेटा मैं M से। M वेक्टर इक्वल टू, M वेक्टर इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ M। पोल स्ट्रेंथ M जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, है ना बेटा, इनटू मैग्नेटिक लेंथ इनटू LM, है ना बेटा? और डायरेक्शन n कैप। n कैप क्या है? तो कहोगे n कैप हमारा बेटा एक यूनिट वेक्टर है। n कैप हमारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर। ठीक है? कहां से कहा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही बेटा यहां पे साउथ से नॉर्थ। ठीक है? लिख लो इसको। लिख ले बच्चा।
चल बच्चा इरेज कर रहा हूं, टॉक पढ़ाएंगे बच्चा, वेट कर। देख बेटा अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल करता है बेटा एग्जिस्ट। इसको एलजी और एलएम में कंफ्यूजन है इस पर क्या बेटा, जैसे मान ले बेटा ये एक बार मैग्नेट है, मान ले बेटा ये एक बार मैग्नेट है ना, तो क्या करेगा, सीधे इस स्केल से यहां नापो, इस स्केल से यहां से यहां नापा तुमने तो लंबाई आई 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, जो लंबाई तुमने नापी है बेटा वो क्या है, ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बेटा, जो लंबाई तुमने नापी है बच्चा वो हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो, अब कहोगे कि ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है और मैग्नेटिक क्या होगा, थोड़ा सा अंदर होगा बेटा, थोड़ा सा अंदर कहीं होगा। यहां मानेंगे नॉर्थ पोल, यहां मानेंगे साउथ पोल, या फिर यहां नॉर्थ और यहां साउथ। ठीक है, तो दोनों फिंगर्स की जो बीच की दूरी है बेटा, दोनों फिंगर्स के जो बीच की दूरी है ना, ये क्या है, ये मैग्नेटिक लेंथ है। ये हमारा एलएम मैग्नेटिक लेंथ, और पूरी लंबाई क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, समझे बेटा। लेकिन ये बात दिमाग में रख, नॉर्थ साउथ पोल जैसी कोई चीज होती नहीं है ना, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाई गई चीज है ना। आगे सुन बच्चा, देखो इस वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज है बेटा। ये प्लस और माइनस अलग अलग भी हो सकता है बेटा, प्लस और माइनस अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बेटा मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ अलग अलग कभी नहीं हो सकते, है ना बेटा। जब भी होंगे तो किसी एक बार मैग्नेट में ही होंगे। बात समझा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल, ट्राइपोल, 3 पोल है ना बेटा, और क्वाड पोल, क्वाड पोल मतलब 4 पोल। ये क्या बोलेगा, डाइपोल, एक नॉर्थ और साउथ, ट्राइपोल नॉर्थ साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है बच्चा, क्वाड पोल नॉर्थ साउथ। समझा बेटा, ये सब एग्जिस्ट करते हैं बेटा, है ना, एग्जिस्ट, बट मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ कभी नहीं होता। ठीक है, बात समझे, है ना बेटा। शायद हमें ऐसा लगता हो, है ना, कि बीच से अगर तोड़ देंगे, बीच से अगर हम तोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कहते थे ना कि जहां पे कोई चार्ज नहीं है मतलब वहां पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना बेटा, वैसे ही यहां कहोगे कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है मतलब यहाँ नॉर्थ और साउथ दोनों है ना। कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास एक कोई मैग्नेट हो, एक कोई मैग्नेट हो बेटा नॉर्थ और साउथ, ठीक है, अगर तुम इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ दोगे, है ना बेटा, ऐसे तोड़ दोगे तो तुम्हारे पास बन जाएंगे 2 मैग्नेट, बन जाएंगे 2 मैग्नेट, है ना बेटा। इधर साउथ वैसे ही रह गया, यहां नॉर्थ वैसे ही रह गया, लेकिन जहां से टूटा बेटा वहां पे नया नॉर्थ और नया साउथ बन जाएगा। ये बन जाएगा नया नॉर्थ स्मॉल n और ये बन जाएगा नया साउथ स्मॉल s। ठीक है बच्चा, ये लंबाई l थी तो ये लंबाई आधी है, l/2 है ना बेटा। मतलब अगर इसका डाइपोल मोमेंट m था तो इसका डाइपोल मोमेंट m/2 होगा। समझ गया, ठीक है बच्चा, है ना। लेकिन अगर तुम इसी वायर को, इसी मैग्नेट को अगर ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ठीक है बच्चा, तो क्या होगा, ये बन जाएंगे उतनी लंबाई के 2 पतले पतले मैग्नेट, 2 पतले पतले मैग्नेट, है ना बेटा। ये साउथ बन गया 2 स्मॉल s, ये n बन गया 2 स्मॉल n। समझा बेटा, ठीक है। और इसका भी
डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इक्वल टू पहले वाले के मुकाबले में ये वाला भी m/2 और ये वाला भी m/2। समझा बेटा? जिस तरह से तुम काटोगे, है ना, बराबर हिस्सों में हर बार बाई 2 ही होगा, चाहे ऐसे काटो या ऐसे काटो। अंतर क्या हुआ सुनो, यहां कहोगे साउथ वैसे ही रह गया, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रह गया और लंबाई आधी हो गई। ठीक है बच्चा, पोल स्ट्रेंथ सेम रह गया, लंबाई आधी हो गई। इसमें क्या हुआ, लंबाई सेम रह गया और पोल स्ट्रेंथ आधी रह गई। ठीक है, तो अगर कोई बार मैग्नेट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ा जाए तो हर बार डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा, है ना। 5 में तोड़ोगे तो l/5 हो जाएगा, 10 में तोड़ोगे m/10 हो जाएगा, 20 में तोड़ोगे m/20 होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, लेंथ और थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। अगर डायगोनली कट करोगे बेटा तो ये मत समझो कि दोनों तरफ पोल स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो जाएगा। नहीं बच्चा, पोल स्ट्रेंथ कम ज्यादा नहीं होगा, बस सिमेट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। जो उधर 8 सेंटीमीटर यहाँ भी 8 सेंटीमीटर था वो चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों ही निकलती है, कम से कम 20 बार लिख दिया तुम लोग, है ना। लेकिन मैं इस बात को पहले बोल चुका हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती, क्यों नहीं निकलती, ये तुम बात कभी नहीं पूछ सकता। बार मैग्नेट की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके हम नॉर्थ साउथ डिसाइड कर रहे हैं बच्चा। उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर को देख करके हम नॉर्थ साउथ डिसाइड कर रहे हैं। ये मत सोचो कि नॉर्थ साउथ के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। चल देख बच्चा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था, कि ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो बेटा, यहाँ कोई प्लस चार्ज हो, यहाँ कोई माइनस चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे फोर्स लगेगा QE, कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे फोर्स लगेगा QE, है ना बेटा। अब वैसे ही काम करना है कि अगर ये B है, E की जगह पे, तो पॉजिटिव की जगह पे नॉर्थ है, तो कहेंगे इस पे ऐसे फोर्स लगेगा MB, ठीक है, और इस पे ऐसे फोर्स लगेगा MB। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसा मानना है, ध्यान रहे ये सब एजम्पशंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। जैसे कि तुम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लस Q चार्ज से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते थे, इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, वैसे ही यहां अगर कोई नॉर्थ पोल है तो इस पे कितना माना जाता है चार्ज, +M। यहां से अगर R की दूरी पे बोला जाए बेटा तो ऐसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट μ0/4 पाई, कितना, तो M/R², है ना। ध्यान से फिर से बोलता हूं, ऐसी चीजें एजम्पशंस हैं,
ऐसा वाकई में नहीं हो सकता, क्योंकि पहले लिखा था ना बेटा यहाँ पे कि सिंगल पोल कभी नहीं होता। जब सिंगल पोल होता ही नहीं है तो क्या इसको हम मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली प्रूव कभी नहीं कर सकते, है ना? लिख ले। नोट कर ले बच्चा। देख बच्चा, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर आज। अगर तुम रोज जैसा उम्मीद करोगे कि मैं एक एक बच्चे को अनम्यूट करके बात करूं तो फिजिबल आज नहीं है बच्चा। मोबाइल से पढ़ाना मेरे लिए थोड़े अनफ्रेंडली है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है मेरे से ये बच्चा। ये चल देखो, इरेज कर रहा हूं बेटा, तू एडजस्ट कर रहा बेटा आज। निखिल बार बार तू चाह रहा है करना, मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा आज। मोबाइल पे जैसे जाता हूँ पार्टिसिपेंट्स पे, स्क्रीन हो जाती है फ्रीज, है ना? दिक्कत होती है करने में बेटा इसमें मुझे। चल देख बच्चा, जिस तरह से डाइपोल की बात करते थे, है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट की बात होगी बच्चा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डाइपोल था, ठीक है, वैसे ही बात करेंगे यहाँ ही बच्चा। देखो अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। कोई बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो बार मैग्नेट मतलब नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जैसा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा, ठीक है? तो देख बेटा, सबसे पहले बोल रहा हूं मैं एट द एक्सियल पोजीशन, ठीक है? मतलब क्या हुआ, एक लिया जाए बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है? तो ये जो हमारी लाइन है बेटा, दोनों को जोड़ता हुआ, इसी को बोला जाएगा एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल का एक्सिस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, कैपिटल एम, ठीक है? बार मैग्नेट की लंबाई एल, और इसके सेंटर से ये दूरी आर, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है। ऐसे ही था ना, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन। दूरी जो है डाइपोल के साइड से बहुत बड़ी है, ठीक है बच्चा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस डाइपोल का फील्ड तुमने कैसे लिखा था? लिखा था E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू, ऐसे ही कहा था तुमने ना, 2kp अपॉन आर क्यू। और एक कहा था कि p वेक्टर और e वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और पहले वाला कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? अब क्या होगा, तो कहोगे e की जगह पे हो गया अब b, है ना बेटा? k की जगह पे हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है? p की जगह हो गया हमारा m, बाकी सब कुछ सेम, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा? और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा तुमको पता है? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा, देखो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चा? है ना? जब मैंने इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाया, है ना, तभी ख्याल आया
कैसा करते हैं बेटा, एक बार हम लोग करंट कैरिंग लूप को भी देखें, है ना, याद है ना सोइनवाइड। तो देख बेटा, अगर मैं किसी सोइनवाइड की बात करूं, एक फाइनाइट सोइनवाइड की बात करूं, है ना, तो बताओ सोइनवाइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाया था हम लोगों ने? सोइनवाइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाया था? याद आया? और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने की वजह से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने की वजह से हम लोगों ने कहा था बेटा कि बाहर है मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है और अंदर है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। बोल बेटा, है ना, क्योंकि बाहर की लाइंस दूर दूर थी और अंदर की लाइंस पास थी। तो इसको देखो और इसको देखो और महसूस करो कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर सेम बेटा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर एक जैसा, है ना। अब चलो हम इसके फॉर्मूले की बात करें, है ना। तो देख बेटा, इसके सेंटर से अगर x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, है ना, जिसमें x बेटा इसकी लंबाई से बहुत बड़ी हो, है ना। तो देख बेटा, अगर ये x, सुना ध्यान से बच्चा, ये x अगर इसकी लंबाई से बेटा बहुत बड़ी है, तो ये x के लिए ये लंबाई टेंडिंग टू 0, है ना, और ये x के लिए ये लंबाई टेंडिंग टू 0। इसका मतलब इसको बना दिया हमने क्वाइल, इसको बना दिया हमने क्वाइल, और कहा क्वाइल का x डिस्टेंस पे अगर फील्ड देखो तो यहां क्या था बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट I n n r r स्क्वायर बाई 2 r r cube स्क्वायर प्लस 3/2 x स्क्वायर पावर 3/2। याद आया? एक्सियल पॉइंट का फील्ड अगर मैं बोलूं बेटा x मच मच मोर देन r, x जो है r से बहुत बड़ा है, क्या बन गया b म्यू नॉट I n r स्क्वायर बाई 2x क्यूब। ठीक है बच्चा, ये क्या बन गया देखना बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n I पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बोल तो बच्चा, दिख रहा है वैसे ही? ये दोनों को देखो बिल्कुल सेम है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना बच्चा। अब तुम इसको और इसको कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, आर दूरी पे, आर दूरी पे आर क्यूब, एक्स दूरी पे एक्स क्यूब। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर भी था एक जैसा और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हो गया एक जैसा, है ना। बस अंतर यह है कि इस वाले में कैपिटल एम है बेटा और इस वाले में एन आई पाई आर स्क्वायर है, और कोई अंतर तो नहीं है ना। दोनों का फॉर्मूला भी एक जैसा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर भी एक जैसा, है ना। लिख लो इसको, नोट कर लो इसको।
हाँ पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। अभी तुम फोकस करो क्लास पे। तो देख बच्चा, इसका हमारा निष्कर्ष क्या निकला? तो देख बेटा, इसका हमारा निष्कर्ष क्या क्या निकला? निष्कर्ष निकला बेटा कि एवरी करंट कैरिंग कॉइल और लूप, है ना बेटा, एवरी करंट कैरिंग कॉइल और लूप, है ना बेटा, करंट कैरिंग कॉइल और लूप is equivalent to a magnetic dipole, है ना बेटा। दुनिया का हर करंट कैरिंग कॉइल या हर करंट कैरिंग लूप, है ना बेटा, एक बार मैग्नेट या एक मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चा, ठीक है, ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। इसका हमारा डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट? तो कहेगा बेटा m इज इक्वल टू n i a, है ना बेटा, कैपिटल M इक्वल टू n i a। n हो गया क्या? नंबर ऑफ टर्न, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, i हो गया करंट, a हो गया एरिया। ठीक है, एन आई एरिया, एन आई एरिया। ठीक है, फिर ख्याल आया कि चार्ज पार्टिकल भी तो मूव करता है, चार्ज पार्टिकल का मूव करना भी इक्विवेलेंट टू करंट है ना। जैसे कि मान लो अगर कहूं एक रिंग पे चार्ज है और रिंग को ओमेगा से घुमाओ, तो रिंग को ओमेगा से घुमाओगे तो रिंग के किसी भी पॉइंट से चार्ज फ्लो होता हुआ दिखेगा बेटा। इसका मतलब चार्ज का घूमना भी एक करंट के इक्विवेलेंट है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग? लिख देंगे बेटा हम लोग इन केस ऑफ मूविंग चार्ज, है ना बेटा, चार्ज हमारा मूव कर रहा होगा, है ना बेटा, ऑन ए सर्किल, अगर कोई चार्ज सर्किल में मूव कर रहा होगा, है ना बेटा, तो कहेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट Q, सॉरी कैपिटल M एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम, समझा, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो M बाई L बराबर Q बाई 2M, Q बाई 2M। ठीक है, कैसे दिखाता हूं करके। देख बच्चा, मान ले एक पॉइंट चार्ज, मान ले बच्चा एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्यू अगर एक सर्किल में घूम रहा हो, है ना, और ऐसे घूम रहा हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना बेटा। तो देखो इस सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से ये चार्ज बार बार क्रॉस करेगा, ये चार्ज जब बार बार क्रॉस करेगा तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितना बोला जाएगा? तो Q बाई टाइम पीरियड, इसका मतलब Q बाई 2 पाई बाई ओमेगा, इतना करंट हो गया, है ना। तो अगर इस सर्किल का रेडियस R है तो इसमें एरिया कितना हो गया? तो इस करंट के लूप का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? I इंटू एरिया, क्योंकि एक ही चार्ज है, एक सर्किल इज इक्विवेलेंट टू वन लूप, तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो गया। तो सिर्फ IA कितना हो गया? ये Q ओमेगा बाई 2 पाई एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया तो हो गया Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इसका कहो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट मास के लिए I कितना होता है? mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। अब सोचो ये M और L का रेशियो, ये M और L का रेशियो, देखो
क्या आ गया, Q/2m, है ना बेटा। तो कोई अनोखी बात नहीं आई। हर चार्ज पार्टिकल में, चाहे वो किसी भी शेप का हो, चाहे कैसा भी बॉडी हो, हर के लिए उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है बेटा, हर बार, चाहे डिस्क हो, रिंग हो, रॉड हो, स्फीयर हो, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, है ना बेटा। अब मैं कहूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे करोगे, है ना। तो डायरेक्शन कैसे माना गया, देखो डायरेक्शन माना गया कि जब लूप में, है ना, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखे करंट, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको समझना है नॉर्थ के जैसा, और अगर क्लॉकवाइज हो, है ना बेटा, तो उसको समझना है साउथ के जैसा। क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ और एंटी क्लॉकवाइज करंट साउथ। ठीक है बच्चा, है ना। नॉर्थ देखो, नॉर्थ की नाक को इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो, याद रखने में आसानी होगा, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। साउथ के नाक को इधर खींचो, इधर खींच दो, क्या हो गया, हो गया क्लॉकवाइज। इससे याद करना तुम्हें आसान होगा। ठीक है बच्चा, बात समझ गए यहां, है ना। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई भी कॉइल हो बेटा जिसमें ऐसा करंट है ना, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए क्लॉकवाइज, बोलो, है ना। तुम्हारे लिए ये फेस क्या है, नॉर्थ, मेरे लिए फेस क्या है, ये साउथ। तो इस कॉइल के इस दोनों फेस को हम कभी अलग कर सकते हैं क्या बेटा, कॉइल के इस दोनों फेस को हम अलग कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ। उसी तरह से बार मैग्नेट में भी तुम नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर पा रहे थे, है ना बेटा। तो ये उसी के जैसा हो गया, है ना। डायरेक्शन कैसे, तो अगर तुम्हें यहाँ नॉर्थ दिख रहा है ना, तो इधर क्या हो गया बेटा, साउथ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। अब ऐसे देखो, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट कैसे हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब यहां से बाहर निकलता हुआ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इसके लिए हो गया बेटा एम वेक्टर ऐसा, और इसके लिए क्या होगा बेटा, एम वेक्टर ऐसा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही, है ना। इसे रिवाइज करके आना कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास में रिवाइज करके आना। और दूसरी बात है ना बेटा, जो पहले होमवर्क था वही सेम होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करेंगे डिस्कस, तो तैयारी करके आना। चलो बाय।